कक्षा 11वीं में हम लोग पाठ जो पढ़ रहे हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी। और रासायनिक ऊष्मागतिकी में हम लोग पिछले पीरियड में देखे थे कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करने की या मापने की बम कैलोरीमीटर। अब हम लोग देखेंगे उसके आगे अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी। एंथैल्पी माने ऊष्मा की रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार की एंथैल्पी होती है कि रासायनिक जो परिवर्तन है या अभिक्रिया में परिवर्तन है किस प्रकार हो रहा है, इस आधार पर कई प्रकार की रासायनिक क्रिया हैं। और देखेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संभवन ऊष्मा। क्या देखेंगे? संभवन ऊष्मा। संभवन मतलब फॉर्मेशन, हीट फॉर्मेशन या फॉर्मेशन एंथैल्पी। संभवन माने निर्माण भी होता है, ठीक है, कि जैसे C और H2 मिलकर बनाया CH4, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि CH4 का निर्माण हुआ तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाया? CH4। C धन O2 मिलके बनाया CO2। तो बोलेंगे कि CO2 का निर्माण हो, CO2 का संभवन हुआ। तो इस अभिक्रिया में जो भी ऊष्मा परिवर्तन होगा या एंथैल्पी परिवर्तन होगा, या तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी या अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। तो इसी को कहते हैं एंथैल्पी H परिवर्तन, डेल माने जो भी होगा ये किलो जूल उसकी इकाई होगी। सुना क्या? तो किसी यौगिक का ये मीथेन है, किसी यौगिक का उनके तत्वों से मिलकर बनने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे संभवन ऊष्मा या संभवन एंथैल्पी कहते हैं। जितने यौगिक बनेंगे वो तत्व से मिलकर ही बनेंगे, क्योंकि यौगिकों का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है, ठीक। दूसरा हम लोग परिभाषा देखेंगे दहन ऊष्मा या दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी। दहन में जानते हो आप लोग कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं दहन, कम्बुशन, दहन कहते हैं। तो दहन की क्रिया में जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे कहते हैं दहन की एंथैल्पी। किसी तत्व का 1 ग्राम परमाणु या यौगिक का 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण या दहन पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उस पदार्थ की दहन की एंथैल्पी कहते हैं। कि जैसे कि कार्बन किसकी उपस्थिति में दहन हुआ? ऑक्सीजन, इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। तो जो भी ऊष्मा परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? दहन ऊष्मा। 1 मोल बनने में, किसी यौगिक के 1 मोल बनने में कार्बन का CO2 का 1 मोल बनने में C का दहन हुआ, तो 1 अणु का दहन होने से ये CO2 बना। और यहाँ पर जो एंथैल्पी या ऊष्मा परिवर्तन होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? दहन की एंथैल्पी या दहन ऊष्मा। समझना, संभवन माने निर्माण होना, बनना, दहन माने ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में।
तीसरी जो एंथैल्पी है उसको आप लोग देखोगे दहन की एंथैल्पी के बाद उदासीनीकरण की एंथैल्पी, उदासीनीकरण की एंथैल्पी। उदासीनीकरण माने एंथैल्पी में ऊष्मा, न्यूट्रलाइजेशन इंग्लिश में करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। तो उदासीनीकरण जानते हो आप लोग, कोई भी अम्ल और क्षार, ये स्थिर क्या है अम्ल, ये क्या है क्षार, कोई भी अम्ल किसी भी क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है और पानी बनता है, लवण और पानी बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। और उदासीनीकरण की क्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे कहते हैं उदासीनीकरण की एंथैल्पी। परिभाषा, उदासीनीकरण की एंथैल्पी तंत्र की एंथैल्पी में वह परिवर्तन है जो किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक तनु विलयन में किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा पूर्णतः उदासीन होता है। अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और पानी बनाना ये उदासीन कहलाता है। एक अणु या 1 मोल लवण बनने के लिए ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया के पूर्ण रूप से है ना, कुछ चीज बचा नहीं, लवण और पानी बनाया, इसे कहते हैं उदासीनीकरण। और जो ऊष्मा परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे कहते हैं उदासीनीकरण की एंथैल्पी। चौथा हम लोग देखेंगे एंथैल्पी को, वो है विलयन की एंथैल्पी। विलयन की एंथैल्पी, विलयन आप जानते हो कि विलायक और विलेय मिल करके क्या बनाता है, विलयन। किसी विलायक में किसी विलेय की उचित मात्रा मिला देने से जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं विलयन। और विलयन के बनने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विलयन की एंथैल्पी। किसी पदार्थ का 1 मोल विलायक की अधिक मात्रा में घोलने पर जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे कहते हैं एंथैल्पी। जैसे ये NaCl है, नमक ठोस होता है, और इसको जल में घोल दिए तो ये NaCl का क्या बन गया, ये ठोस था, ये बन गया विलयन, नमक का विलयन बन गया। तो इसमें जो भी ऊष्मा परिवर्तन होगा वो कहलाता है ना। किसी विलेय का विलायक की अधिक मात्रा में घोलने से विलयन प्राप्त होता है। उस विलयन के बनने से जो ऊष्मा, या तो ऊष्मा छिपी होगी या फिर ऊष्मा शोषी होगी, तो जो ऊष्मा या एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विलयन की एंथैल्पी। आप यही चीज देखो, जैसे CuSO4 है, इसको AuU ऐसे लिखा था पुस्तक में, तो ये तो कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, ये क्या हो गया, विलय हो गया। और AuU मतलब पूरा होता है एक्वस, क्या होता है एक्वस, और एक्वस माने जली होता है, जल। इसमें घुलेगा तो ये विलयन बन जाएगा इसका, इस प्रकार से ये विलयन बन गया। तो इसमें जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा है ना, किसी पदार्थ को जल में घुलने से, जल की अधिक मात्रा में घुलने से विलयन बनता है, विलेय धन विलायक, और उसमें जो ऊष्मा परिवर्तन होगा उसे विलयन की एंथैल्पी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वाष्पीकरण की एंथैल्पी। 5वां देखेंगे वाष्पीकरण
की एंथैल्पी। वाष्पीकरण की एंथैल्पी। वाष्पीकरण आप लोग जानते हो कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक आते तक गर्म करेंगे तो द्रव किसमें बदलना प्रारंभ कर देता है, वाष्प में। तो वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, और इसमें जो भी ऊष्मा परिवर्तन होगा उसे कहते हैं वाष्पीकरण की एंथैल्पी। एक मोल द्रव अपने क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तन होने पर जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे कहते हैं वाष्पीकरण की एंथैल्पी। आप लोग देखे होंगे ये जल है, पानी किस रूप में है, लिक्विड के रूप में है। इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो किस रूप में आ जाएगा, वाष्प के रूप में, मतलब वेपर के रूप में आ जाएगा। तो इसमें जो एंथैल्पी पर ऊष्मा परिवर्तन होगा उसे कहते हैं इकाई किलोजूल। यहाँ पर जो भी प्राप्त होगा वो किसकी एंथैल्पी होगी, वाष्पीकरण की, क्योंकि द्रव का किसमें बदलना, वाष्प में बदलना। क्या आता तो बदलता है, बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक। प्रत्येक द्रव का अपना एक निश्चित क्वथनांक होता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड होता है, तो 100 अंश सेंटीग्रेड पर पानी किसमें बदलेगा, वाष्प में। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, और इस क्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन होगा उसे कहते हैं वाष्पीकरण की एंथैल्पी। छठवां हम लोग परिभाषा जो देखेंगे वो है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। ऊर्ध्वपातन माने सब्लिमेशन, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। आप तो देखोगे कपूर को जब जलाओगे, दहन करोगे तो किसमें बदल जाता है, वाष्प में। तो कपूर कैसा है, ठोस, आय कैसा है, गैस। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा ये पढ़ेंगे आप लोग कि किसी ठोस का बिना द्रव में बदले वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे बर्फ है, बर्फ तो ठोस है, गर्म करोगे तो पानी में बदलेगा, द्रव बना, फिर गर्म करोगे तो वाष्प में बदलेगा। यह है ना प्रोसेस, ठोस का द्रव में, द्रव का वाष्प में, गर्म करते रहेंगे तो। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म ठोस रहेगा, परंतु गर्म करेंगे, दहन करेंगे तो बिना द्रव में बदले इसमें बदलेगा सीधा वाष्प में। इसी क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और जो पदार्थ है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातज। और इस क्रिया में जो भी ऊष्मा परिवर्तन होगा उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। सातवां देख सकते हो आप लोग, संक्रमण की एंथैल्पी। संक्रमण, ट्रांजिशन, संक्रमण की एंथैल्पी। ये संक्रमण पहले समझो क्या है कि किसी तत्व का एक अपरूप से दूसरे अपरूप में बदलना। ये जैसे सी है, ये सी बदल है, ये क्या है, हीरा, और ये क्या है, ग्रेफाइट। किसी तत्व के एक अपरूप का दूसरे अपरूप में बदलना क्या कहलाता है, संक्रमण। और इस प्रक्रिया में जो भी ऊष्मा परिवर्तन होगा उसे कहेंगे संक्रमण की एंथैल्पी। फिर देख सकते हो आप लोग आयनन की एंथैल्पी। आयनन भी जानते हो, कोई तत्व या धातु, कोई तत्व या धातु एक इलेक्ट्रॉन या दो जो भी इलेक्ट्रॉन काटेगा किससे बदल जाता है, धन आयन। क्लोरीन देखोगे इलेक्ट्रॉन दिया, ऋण आयन। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में बदलता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में बदलता है। तो इस प्रक्रिया में जो भी ऊष्मा परिवर्तन होगा धन आयन के बनने में या ऋण आयन के बनने में, वो कहलाएगी आयनन की एंथैल्पी। इस प्रकार से
अभिक्रियाओं की विभिन्न प्रकार की जो ऊष्मा है, ऊर्जा है या एंथैल्पी है, उसको हम लोग देखते हैं नाम से। परिभाषा पहले समझ जाना, वाष्पन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, संवहन क्या है, दहन क्या है, परिभाषा समझ जाओगे तो आसानी से पूरे विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी को आप समझा सकते हो। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, और नेक्स्ट पीरियड पढ़ेंगे। थैंक यू।